शिल्पा एक बड़ी अमीर बिजनेस फैमिली की बेटी थी। उसके माता पिता का बड़ा कारोबार था और घर भी काफी बड़ा था। शिल्पा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्हें हमेशा बिजनेस में व्यस्त देखती थी। बचपन से ही शिल्पा को अकेलापन महसूस होता था, क्योंकि घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे सच्चे अपनापन की तलाश थी। उसके घर में बहुत से नौकर चाकर थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसके करीब नहीं आ पाया। अभी हाल ही में घर में एक नया नौकर आया था। नाम था अर्जुन। अर्जुन एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे बाकी नौकरों से अलग बनाती थी। वह एक साधारण और शांत स्वभाव का लड़का था, जो हमेशा अपने काम में लगा रहता। शिल्पा ने शुरुआत में अर्जुन को सिर्फ एक नौकर की नजर से ही देखा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सादगी और उसकी मेहनत ने उसे प्रभावित करना शुरू कर दिया। अर्जुन हर काम इतनी लगन से करता था कि शिल्पा को कर्तव्य निष्ठा पर गर्व होने लगा। वह न सिर्फ शिल्पा के कामों में मदद करता, बल्कि घर के अन्य काम भी समय से और सावधानी से करता। एक दिन की बात है, शिल्पा के माता पिता किसी बिजनेस मीटिंग के लिए कई दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। शिल्पा अकेली घर पर थी और वह उदास महसूस कर रही थी। अर्जुन ने उसे उदास देखा और पूछ लिया, मालकिन, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? शिल्पा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि इस बड़े घर में सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? अर्जुन ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, कभी कभी दौलत से ज्यादा जरूरी अपनापन होता है मालकिन। शिल्पा को उसकी बात ने छू लिया। अर्जुन ने उसकी बात को बहुत अच्छे से समझा था। दोनों के बीच उस दिन से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन के बीच एक अजीब सी कड़ी बनने लगी थी। अर्जुन उसे कहानियां सुनाता और शिल्पा उसके साथ समय बिताकर अपने अकेलेपन को कम महसूस करने लगी थी। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। कभी बगीचे में टहलते हुए बातें होती, तो कभी शिल्पा अर्जुन से अपने दिल की बातें शेयर करती। अर्जुन के साथ शिल्पा को वह अपनापन महसूस होने लगा था, जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वहीं अर्जुन भी धीरे धीरे शिल्पा के प्रति एक खास तरह का लगाव महसूस करने लगा था, लेकिन वह अपनी स्थिति से भली भांति वाकिफ था। वह जानता था कि वह एक नौकर है और शिल्पा उसकी मालकिन। एक शाम बारिश हो रही थी। शिल्पा बगीचे में खिड़की के पास बैठी हुई थी और अर्जुन उसके पास ही कुछ काम कर रहा था। शिल्पा ने अर्जुन को देखा और कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी प्यार किया है? अर्जुन थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर शांति से जवाब दिया, प्यार? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं मालकिन, लेकिन शायद प्यार वही होता है जब किसी के बिना सब कुछ अधूरा लगे। शिल्पा ने उसकी बातों में गहराई महसूस की। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? अर्जुन ने नजरें झुका लीं और बोला, मालकिन, मैं एक साधारण इंसान हूं। आप और मैं दो अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन हाँ, मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है और शायद वो इज्जत अब एक भावनात्मक जुड़ाव में बदल रही है, लेकिन मुझे अपनी सीमाएं मालूम हैं। शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में देखा और उसके दिल की गहराइयों को महसूस किया। वह भी अर्जुन के प्रति गहरी भावनाएं महसूस कर रही थीं, लेकिन समाज और उनके बीच की दूरी उसे हमेशा याद दिलाती थी कि ये रिश्ता संभव नहीं हो सकता। फिर भी दोनों के दिलों में एक अनकही मोहब्बत पनप चुकी थी, वह मोहब्बत जो कहने से ज्यादा महसूस की जाती है। शिल्पा ने अर्जुन का हाथ थामकर कहा, अर्जुन, मुझे इस बात का पता है कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो दुनिया के नजरिए से गलत हो सकता है, लेकिन इस दिल पर किसका बस चला है? अर्जुन ने उसकी बात पर सिर झुका लिया। वह भी शिल्पा से प्यार करता था, लेकिन वह जानता था कि उनका प्यार कभी समाज की नजरों में सही नहीं माना जाएगा। फिर भी उनके बीच एक बंधन था जो बहुत मजबूत था। समय बीतता गया और शिल्पा के माता पिता वापस आ गए। उन्होंने अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे सम्मानित किया और उसकी तरक्की की घोषणा की। लेकिन अर्जुन को यह पता था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। एक दिन अर्जुन ने शिल्पा से कहा, मालकिन, मैं आपको दिल से चाहता हूं, लेकिन हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हमारी राहें अलग हैं। शिल्पा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही मोहब्बत है अर्जुन, साथ न होकर भी एक दूसरे के दिलों में रहना। अर्जुन ने शिल्पा की आंखों में देखा और उसे लगा जैसे वह उसकी सारी भावनाओं को समझ गई है। वह जानता था कि वह अपने दिल के करीब रहकर भी उसे हमेशा के लिए नहीं पा सकता। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनकी मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। दोनों ने अपने दिलों में उस अनकही मोहब्बत को हमेशा के लिए संजो लिया। शिल्पा ने अर्जुन की यादों को दिल में बसाकर अपनी जिंदगी की राह चुनी
और अर्जुन ने भी शिल्पा के प्यार को दिल में बसाकर जीवन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया। उसके मन में शिल्पा के लिए गहरी भावनाएं थीं, लेकिन वह जानता था कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था और उसकी यही खूबियां उसे आगे ले गईं। शिल्पा के परिवार ने उसकी कड़ी मेहनत और वफादारी को देखते हुए उसे घर में एक ऊंचा पद दे दिया था। धीरे धीरे अर्जुन घर के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। उसकी समझदारी, अनुशासन और ईमानदारी ने उसे बहुत आगे बढ़ाया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे भेजना शुरू किया और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाईं। अर्जुन ने यह भी सोचा कि उसे जीवन में कुछ और हासिल करना चाहिए। उसने शिल्पा के माता पिता से बात की और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। शिल्पा के परिवार ने भी उसकी मदद की और अर्जुन ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वह अपने काम को भी बेहतर तरीके से संभालने लगा। कुछ सालों बाद अर्जुन ने खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जो धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने क्षेत्र में एक सफल बिजनेसमैन बना दिया। अब वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, बल्कि एक सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। शिल्पा से उसका संपर्क बहुत कम हो गया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें हमेशा बसी रहीं। अर्जुन ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए शिल्पा की दी हुई प्रेरणा और स्नेह को कभी नहीं भुलाया। उसका प्यार भले ही अधूरा रहा, लेकिन उस प्यार ने उसे एक बेहतर इंसान और एक सफल व्यक्ति बना दिया। अर्जुन का भविष्य मेहनत, सफलता और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। उसने साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जो भी हों, इंसान की मेहनत और सच्ची भावना उसे जीवन में आगे बढ़ाती है। अर्जुन से विदा लेने के बाद शिल्पा का जीवन भी एक नए मोड़ पर आ गया। वह अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को दिल में संजोए हुए थी, लेकिन उसने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया था कि उनके बीच का रिश्ता समाज की सीमाओं और उनकी अलग अलग परिस्थितियों के कारण संभव नहीं था। शिल्पा ने खुद को अपने पारिवारिक बिजनेस और सामाजिक जिम्मेदारियों में व्यस्त कर लिया। उसने अपने माता पिता के कारोबार को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाना शुरू किया और धीरे धीरे वह बिजनेस की प्रमुख बन गई। शिल्पा अपने काम में निपुण और मेहनती थी और उसने अपने माता पिता की कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी प्रबंधन क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। लेकिन अर्जुन के साथ बिताए समय की यादें उसके दिल में हमेशा बनी रहीं। वह जानती थी कि उनकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी, लेकिन इस मोहब्बत ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत और समझ दी थी। अर्जुन से मिली भावनात्मक गहराई ने शिल्पा को और भी परिपक्व बना दिया था। वह अब अपने जीवन को संतुलित तरीके से जीने लगी थी, काम और व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य बनाए हुए। समाज के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण शिल्पा ने अपने माता पिता के कहने पर एक अच्छे और समझदार बिजनेसमैन से शादी कर ली। यह शादी पारिवारिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से सही थी, लेकिन उसमें वह भावनात्मक जुड़ाव नहीं था जो शिल्पा ने अर्जुन के साथ महसूस किया था। शादी के बाद भी उसने अपने पति और परिवार का पूरा साथ दिया, लेकिन उसके दिल में अर्जुन की जगह हमेशा बनी रही। शिल्पा ने अपनी भावनाओं को दबाकर अपने जीवन की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। उसने अपने बिजनेस और परिवार दोनों में खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। वह एक सफल और सम्मानित महिला बन चुकी थी, लेकिन कभी-कभी अकेले में अर्जुन की यादें उसे भावुक कर देती थीं। उसने अर्जुन के साथ बिताए उन पलों को अपनी प्रेरणा बना लिया और उसे हमेशा यह एहसास रहा कि असली मोहब्बत पाने या साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और दिल में जगह देने का नाम है। इस तरह शिल्पा ने अपने जीवन को पूरी ईमानदारी से जिया और समाज में अपनी अलग पहचान बनाई, लेकिन अर्जुन के साथ की गई अनकही मोहब्बत उसके दिल के किसी कोने में हमेशा जीवित रही। शिल्पा ने अर्जुन से कभी सीधे सीधे अपनी भावनाओं का इजहार नहीं किया। दोनों के बीच एक अनकही मोहब्बत थी जिसे दोनों ने महसूस किया था, लेकिन समाज, उनकी परिस्थितियां और उनकी जिम्मेदारियों ने उन्हें कभी खुलकर इस बारे में बात करने का मौका नहीं दिया। शिल्पा के मन में अर्जुन के लिए गहरा प्यार था, लेकिन उसे हमेशा यह डर सताता था कि अगर उसने अर्जुन को अपनी भावनाओं के बारे में बता दिया तो इससे उनकी जिंदगी में और मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वह जानती थी कि अर्जुन एक सच्चा और ईमानदार इंसान है और वह कभी भी अपने कर्तव्यों और मर्यादाओं को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। शिल्पा को इस बात का भी एहसास था कि समाज उनके रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा और इससे अर्जुन की जिंदगी और कठिन हो सकती थी। एक ओर
शिल्पा अपनी भावनाओं को अर्जुन से छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन दूसरी ओर वह उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने दिल की बात को अपने अंदर ही दबाए रखा। उसे विश्वास था कि अर्जुन उसकी भावनाओं को बिना कहे ही समझता है, क्योंकि उनके बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जिसे शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं थी। एक बार जब अर्जुन ने कहा था कि वह अपनी सीमाओं को जानता है और दोनों अलग अलग दुनिया के हैं, शिल्पा ने उसकी आंखों में वही भावनाएं देखी थीं जो खुद उसके दिल में थीं। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अर्जुन से कुछ कहेगी तो उनके रिश्ते में एक अजीब सी उलझन पैदा हो जाएगी जो दोनों के लिए सही नहीं होगी। इसलिए शिल्पा ने अपने प्यार को एक खूबसूरत अनकही कहानी के रूप में अपने दिल में संजो कर रखा। उसने अर्जुन को कभी खुलकर अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन उसकी आंखों, उसके हाव भाव और उन पलों में जो उन्होंने साथ बिताए थे, अर्जुन को हमेशा यह एहसास हो गया था कि शिल्पा भी उससे प्यार करती है। दोनों के बीच यह अनकहा प्यार ही उनकी मोहब्बत की असली ताकत थी, जो बिना बोले भी एक दूसरे को समझते थे और बिना साथ हुए भी दिल से हमेशा जुड़े रहे। शिल्पा से विदा लेने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दी। वह जानता था कि शिल्पा के प्रति उसके दिल में गहरी भावनाएं थीं, लेकिन उनकी परिस्थितियां और समाज के बंधन ने उन्हें साथ आने से रोक दिया था। अर्जुन ने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया। अर्जुन ने अपने काम और परिवार की जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, घर की आर्थिक स्थिति सुधारने और खुद को सफल बनाने में पूरी लगन से काम किया। समय बीतता गया और अर्जुन धीरे धीरे अपने जीवन को स्थिर करने में सफल हुआ। परिवार के दबाव और समाज की सामान्य धारणाओं के चलते अर्जुन के माता पिता और रिश्तेदारों ने उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कभी अपनी भावनाओं का खुलासा नहीं किया था, क्योंकि वह जानता था कि शिल्पा से उसका रिश्ता संभव नहीं था और उसने अपने दिल की भावनाओं को एक खूबसूरत याद बनाकर अपने अंदर दबा लिया था। अर्जुन ने अपने परिवार की इच्छाओं का सम्मान करते हुए शादी के लिए हाँ कर दी। यह शादी पारंपरिक तरीके से हुई और उसकी पत्नी एक साधारण और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। अर्जुन ने अपनी पत्नी के साथ एक जिम्मेदार और सच्चे पति की तरह जीवन बिताना शुरू किया। हालांकि उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता प्रेम से अधिक कर्तव्य और जिम्मेदारी पर आधारित था। अर्जुन ने अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान किया और उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की। शादी के बाद भी अर्जुन का दिल एक कोने में शिल्पा की यादों को संजोए हुए था। वह जानता था कि उसके दिल में शिल्पा के लिए जो प्यार था वह कभी किसी और के लिए नहीं हो सकता था, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी से जीवन बिताने का फैसला किया। अर्जुन का जीवन व्यस्त हो गया था, लेकिन वह अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाता रहा और एक अच्छा पति और पिता बना। उसने अपने जीवन में जो भी परिस्थितियां आईं, उनका सामना साहस और धैर्य से किया और अपने दिल की गहराइयों में शिल्पा के साथ बिताए पलों को एक खूबसूरत और अनकही मोहब्बत के रूप में हमेशा के लिए बसा लिया। इस तरह अर्जुन ने अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया और जीवन को उसकी वास्तविकता के साथ स्वीकार कर लिया। शिल्पा और अर्जुन की अनकही मोहब्बत ने दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें दूर कर दिया था। दोनों ने अपने अपने रास्तों को स्वीकार किया था, लेकिन उनके दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए भावनाएं हमेशा जीवित रहीं। शिल्पा अपनी शादीशुदा जिंदगी और पारिवारिक व्यवसाय में व्यस्त हो गई थी। वहीं अर्जुन ने भी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन की राह को अपनाते हुए अपने परिवार और पत्नी के साथ एक सामान्य जीवन बिताना शुरू कर दिया था। दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए, लेकिन उनकी पुरानी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा बनी रहीं। कई साल बीत गए। एक दिन की बात है, जब शिल्पा किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गई थी, वहां उसे अचानक अर्जुन दिखा। वह एक सम्मानित बिजनेसमैन के रूप में उस समारोह में आया हुआ था। अर्जुन को इस रूप में देखकर शिल्पा हैरान हो गई। वह वही अर्जुन था, लेकिन अब वह सिर्फ एक साधारण नौकर नहीं, बल्कि एक सफल इंसान बन चुका था। अर्जुन ने भी शिल्पा को देखा। दोनों की नजरें मिलीं और एक पल के लिए ऐसा लगा कि समय थम गया हो। उन अनकहे पलों की यादें दोनों के दिलों में फिर से ताजा हो गईं। शिल्पा और अर्जुन ने एक दूसरे के पास जाकर औपचारिक रूप से अभिवादन किया, लेकिन उनके दिलों में पुराने समय की बातें गूंज रही थीं। शिल्पा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया अर्जुन। मुझे तुम्हारी सफलता देखकर बहुत खुशी हो रही है। अर्जुन ने सिर झुकाकर जवाब दिया,
आपकी प्रेरणा ने मुझे हमेशा आगे बढ़ने का साहस दिया मालकिन। आपने जो सम्मान और भरोसा मुझे दिया, उसी ने मुझे यह सब हासिल करने का रास्ता दिखाया। दोनों ने औपचारिक बातें की, लेकिन उन अनकही भावनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा जो सालों पहले उनके बीच पनपी थीं। अब वे दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों और जीवन के नए रिश्तों से बंधे हुए थे। उनके पास एक दूसरे से कहने को बहुत कुछ था, लेकिन हालात और समय ने उन्हें वही औपचारिकता निभाने पर मजबूर कर दिया। समारोह के अंत में दोनों ने एक दूसरे को विदा कहा। जाते जाते शिल्पा ने अर्जुन की आंखों में एक आखिरी बार देखा और कहा, हम दोनों की राहें अलग थीं, अर्जुन, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी जगह हमेशा वही रहेगी। अर्जुन ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी कभी अनकहा प्यार ही सबसे मजबूत होता है। दोनों अपनी अपनी राह पर लौट गए, लेकिन उनके बीच का वह अनकहा प्यार कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शिल्पा और अर्जुन ने अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को अपनाया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थीं, वे कभी नहीं मिटीं। इस तरह वर्षों बाद मिलकर भी उन्होंने अपनी मोहब्बत को एक खूबसूरत और अनकही याद बनाकर दिल में संजोए रखा। शिल्पा ने अर्जुन से अलग होने के बाद अपनी जिंदगी को समझदारी और जिम्मेदारी से जिया, लेकिन उसके दिल में कभी कभी एक खामोश अफसोस जरूर था। वह जानती थी कि उसकी और अर्जुन की मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन समाज, परिस्थितियां और उनकी भूमिकाएं उन्हें एक साथ आने से रोकती रहीं। इस वजह से शिल्पा ने दिल में कभी कभी यह सवाल जरूर किया कि क्या वह अपने दिल की बात अर्जुन को बता सकती थी? क्या अगर वह समाज की परवाह किए बिना अर्जुन के साथ खड़ी होती तो उनका रिश्ता कुछ और होता? हालांकि यह पछतावा कभी कड़वाहट में नहीं बदला। शिल्पा ने अर्जुन से जुड़ी भावनाओं को एक प्यारी याद की तरह अपने दिल में रखा। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर चीज पाना संभव नहीं होता, और कभी कभी प्यार का असली मतलब एक दूसरे को समझना और सम्मान देना होता है, भले ही हालात साथ न दें। शिल्पा की शादी हुई। उसने अपने पति और परिवार के साथ जिंदगी को ईमानदारी से जिया, लेकिन अर्जुन के साथ बिताए पलों की यादें उसके दिल में हमेशा रहीं। उसे कभी कभी ख्याल आता था कि अगर वह और अर्जुन अपने दिल की बात खुलकर कह पाते तो शायद उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन उसने अपने फैसलों को स्वीकार किया और किसी को दोष दिए बिना अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। अर्जुन से सालों बाद मुलाकात के दौरान शिल्पा ने उसकी सफलता और जीवन को देखकर गर्व महसूस किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह ख्याल जरूर आया कि क्या अगर वे दोनों अपने रिश्ते को एक मौका दे पाते तो क्या उनकी जिंदगी कुछ और होती। इस तरह शिल्पा ने जीवन में कभी पूरी तरह पछतावा नहीं किया, लेकिन हाँ, उसकी मोहब्बत अधूरी थी, और यही अधूरापन उसके दिल के एक कोने में हमेशा बना रहा। उसने इसे अपनी जिंदगी की सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और उस प्यार को एक खूबसूरत लेकिन अधूरी कहानी की तरह अपने दिल में संजोकर रखा। अर्जुन और शिल्पा की मुलाकात के बाद दोनों की जिंदगी फिर से अपनी अपनी राहों पर लौट गई, लेकिन उस एक मुलाकात ने उनके दिलों में दबी पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। शिल्पा अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त थी, लेकिन अर्जुन से मिलने के बाद उसके दिल में एक खामोश बेचैनी थी। उसे अपनी जिंदगी के फैसलों पर कभी खुलकर पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन से दूर जाने का दर्द अब और गहरा हो गया था। शिल्पा अपने पति के साथ एक सम्मानजनक और जिम्मेदार जीवन जी रही थी, लेकिन वह अर्जुन के साथ बिताए उन चंद पलों को भूल नहीं पाई थी। हर बार जब वह अर्जुन के बारे में सोचती, उसका दिल एक अजीब सी उलझन में पड़ जाता। वह जानती थी कि अब सब कुछ बदल चुका था और दोनों के बीच कोई रिश्ता संभव नहीं था, लेकिन उस एक मुलाकात ने उसके दिल में कुछ सवाल फिर से जगा दिए थे। कुछ महीनों बाद एक दिन शिल्पा को पता चला कि अर्जुन के बिजनेस ने बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ली है और वह शहर के प्रमुख बिजनेसमैन में से एक बन गया है। यह खबर सुनकर शिल्पा को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही उसे अपने दिल में एक खामोश दर्द भी महसूस हुआ। वह सोचने लगी कि अर्जुन ने अपनी मेहनत और लगन से जो कुछ हासिल किया, वह शायद उसकी जिंदगी में वह खुशी कभी नहीं पा सका जिसे वह अर्जुन के साथ महसूस करती थी। इस बीच अर्जुन भी अपनी नई जिंदगी में व्यस्त था। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा था और उसने खुद को एक जिम्मेदार पति और पिता के रूप में स्थापित कर लिया था, लेकिन उसके दिल में शिल्पा की यादें अब भी ताजा थीं। हर बार जब वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता, उसे शिल्पा की सादगी और मोहब्बत याद आ जाती। अर्जुन जानता था कि शिल्पा ने उसे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी और उसके दिल में उसके लिए हमेशा एक खास जगह रहेगी, लेकिन उसने भी यह सच्चाई स्वीकार कर ली थी कि उनका प्यार कभी पूरा नहीं हो सकता। समय बीतता गया
और धीरे धीरे शिल्पा और अर्जुन ने अपनी अपनी जिंदगियों को उसी वास्तविकता के साथ जीना शुरू कर दिया। शिल्पा ने अपने परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और अर्जुन ने भी अपने परिवार और बिजनेस के बीच संतुलन बना लिया। लेकिन दिल के किसी कोने में दोनों के बीच का वह अधूरा प्यार हमेशा जिंदा रहा। कभी कभी शिल्पा अकेले में अर्जुन की यादों में खो जाती और अर्जुन भी अपनी व्यस्त जिंदगी में कभी कभी शिल्पा को याद कर लेता। दोनों ने अपनी जिंदगी के फैसलों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह अनकहा प्यार, वह अधूरी मोहब्बत उनके दिलों में हमेशा के लिए बसी रही। शिल्पा और अर्जुन की यह कहानी एक सच्ची मोहब्बत की कहानी थी, जो कभी खुलकर नहीं कही गई, लेकिन दोनों के दिलों में हमेशा रही। दोनों ने अपने अपने रास्ते चुन लिए थे, लेकिन उनकी मोहब्बत का असर उनकी पूरी जिंदगी पर हमेशा बना रहा। आखिरकार दोनों ने यह समझ लिया कि कभी कभी प्यार का असली मतलब साथ होना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की खुशियों में सच्चा प्यार ढूंढना होता है। उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया, लेकिन वह प्यार ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा बन गया, जिससे उन्होंने अपनी अपनी जिंदगियों को सफलतापूर्वक जिया। इस तरह अर्जुन और शिल्पा की अधूरी मोहब्बत एक ऐसी कहानी बन गई जो वक्त के साथ भी कभी फीकी नहीं पड़ी। हाँ तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अपलोड होने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारी आज की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मूवी देखते देखते अब सुनीता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने महेश को पीछे से धक्का दिया और आंख से इशारा किया कि वो राहुल को वापस भेज दे। राहुल पर भी अब शराब और शबाब का सुरूल हो चला था। उसने बिना पीछे मुड़े महेश से पूछ ही लिया, यार भाभी का हाथ यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनते ही सुनीता ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। महेश हंसते हुए बोला, इसे आदत है, ये इतनी देर से यही तो कह रही है कि मुझे तुम्हारे दोस्त राहुल के साथ करना है। ये सुनकर तो सब सन्न रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि महेश इतनी गहराई वाली बात इतने आराम से कह देगा। सुनीता ने उसे एक घूंसा लगाया। कुछ भी बोल देते हो। राहुल तो बस खीखी करके हंस दिया। महेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुनीता एक बार मिलकर तो देख, मेरे दोस्त से हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा इसी का था। राहुल संकोच में उठने को हुआ तो महेश ने उसे दबाकर लेटने को कहा और फिर सुनीता से कहा, एक बार मिलकर देख लो, फिर दोबारा नहीं कहूंगा। सुनीता चुप रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चाह तो वो भी रही थी, पर ये सब सपनों और मस्ती की बातें थी। सच में ऐसा हो जाएगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब महेश ने राहुल से कहा, यार तू ही बता, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है? राहुल भी रपट गया। मैं मियाते हुए बोला, अगर भाभी चाहे तो भला मैं क्यों मना करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। महेश को प्यार में नए नए तजुर्बे करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसके पास लगभग हर तरह का खिलौना होता जो बाजार में उपलब्ध होता। असल में सुनीता की प्यार की भूख बुझाना महेश के बस की बात नहीं थी, पर दोनों एक दूसरे से जी जान से प्यार करते तो फिर बाकी बातें बेमानी हो जाती। सुनीता जानती थी और महसूस करती थी कि महेश उसकी हर सही और गलत बात को मान लेता है, कभी उसे गलत नहीं कहता है, उसके लिए सबकी सुनता है और उसके अनाप शनाप के खर्चों पर कोई रोक टोक नहीं है। तो जो जितना मिलता है सुनीता उसी में खुश थी। ऑफिस से शाम को 7 बजे तक आने के बाद सुबह 8:00 बजे तक महेश खुद भी कमरे में रहता। सुनीता को भी बाहर नहीं जाने देता था। खाना, चाय, नाश्ता सब मेड कमरे में ही लाती। कमरा जब बंद होता तो सभी मेड्स को कह रखा था कि खटखटाए भी नहीं। असल में महेश कमरे में ना तो खुद कुछ पहनता था, न सुनीता को कुछ पहनने देता था। वो तो जब मेड कुछ सामान लाती तब सुनीता गाउन डाल लेती थी। अब पार्टियों में जाने का शौक भी लग गया था। महेश को तो सुनीता भी साथ होती। रईसों की पार्टी में दारू एक अहम हिस्सा बन गई थी, जिसमें घरवालियां पूरा साथ देती हैं अपने पतियों का। असल में इन पार्टियों में दारूबाजी स्टेटस सिंबल बन गया है। तो महेश और सुनीता भी पीने लग गए थे, पर पीते बहुत थोड़ा थे। अधिकतर तो महेश सुनीता को लेकर या तो बाथटब में घुसा होता, जाम लेकर, या जाड़ों के दिनों में रजाई के अंदर। महेश को मूवीज देखने का बहुत शौक था। उनके बेडरूम में रात 8:00 बजे मूवी लगी जानी थी। असल में काम कोई और था नहीं। 7 बजे आने के बाद नहाकर और डिनर लेकर उन दोनों को बेड में घुस ही जाना है। इसके बाद तो कोई उन्हें डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता था। दोनों बेड में रजाई में घुसे होते, पैग एक ही बनाते। अब एक नया शौक लग गया था सुनीता को। खाली वक्त में वो दिन में इधर उधर खुराफातों में दिमाग लगाती
उसकी किसी किटी पार्टी में गॉसिप के दौरान किसी लड़की ने कहानियों का जिक्र किया। बस घर आकर सुनीता ने ढूंढा तो उसे पढ़कर मजा आ गया। उसके शरीर में चींटियां रेंगने लगी। अब तो सुनीता इस साइट पर कहानियों की शौकीन हो गई थी। उसने ये शौक महेश को भी डाल दिया था। अब उन्हें इन कहानियों में मूवी से भी ज्यादा मजा आने लगा। अब प्यार के दौरान दोनों ही अक्सर किसी तीसरे का नाम लेकर आनंद लेते। महेश सुनीता को अक्सर कहता कि फलानी कहानी की नायिका को जैसे नायक का दोस्त प्यार कर रहा था, वैसे ही तुम्हें भी मेरा कोई दोस्त प्यार कर रहा होगा। फिर सुनीता उससे पूछती, तुम क्या कर रहे होगे? उस वक्त तब महेश कहता, या तो मैं उसकी बीवी को प्यार कर रहा होता, या हम दोनों ही तुम्हें प्यार कर रहे होते। कभी महेश ने बात दूसरी ओर ले जानी चाहिए तो सुनीता ने बड़ी अदा से महेश को कह दिया, नहीं, जब तक तुम मुझे प्यार नहीं करते मेरा मन नहीं भरता। महेश का एक बचपन का दोस्त था प्रदीप, जो अब उन्हीं की सोसाइटी में अपने परिवार के साथ आकर रहने लगा था। उसका और महेश का कुछ व्यापार भी था। राहुल बहुत मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था और महेश से उम्र में 1 साल छोटा भी था। शायद वो सुनीता के ही बराबर का था। उसका और सुनीता का हंसी मजाक अक्सर चलता रहता था। राहुल की पत्नी साधना बहुत सुंदर और स्मार्ट थी, पर उसे ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता था। रोमांस के दौरान वो राहुल का भरपूर साथ देती, पर साधना सुनीता को अच्छा नहीं मानती थी तो थोड़ा उससे दूर ही रहती थी। मतलब कि उन दोनों का बीवियों के एक दूसरे के घर ज्यादा आना जाना नहीं था। साधना के मुकाबले सुनीता के प्यार करने का अंदाज बहुत अच्छा था। राहुल को भी बहुत शौक था। ये बात तब की है जब हर घर में वीसीआर और सीडी होती थी। राहुल के साथ उसके माताजी पिताजी भी रहते थे, तो उसे ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। महेश अक्सर उसे मूवीज की सीडी देखने के लिए दे दिया करता था। महीने में 1-2 बार राहुल महेश के 1-2 पैक भी मार लेता। एक रात बेड पर महेश और सुनीता को छेड़ने के उद्देश्य से कहने लगा, राहुल आजकल कुछ ज्यादा ही तैयार रहता है, रोज ही वो सीडी मांगता है, लेकिन शायद आज नहीं देख पाएगा वो। तब सुनीता ने पूछा, क्यों? तब महेश बोला कि उसके पिताजी ने कोई कथा देखने के लिए 2-5 दिन के लिए उसका वीसीआर मांग लिया है। सुनीता मोड में थी, तब बोल उठी, ज्यादा अपने दोस्त पर दया आ रही है तो उसे यही बुलाकर दिखा दो, साथ में पैक भी लगा लेना। महेश बोला, तुम्हारे सामने। तब सुनीता बोली, नहीं, मैं किचन में चली जाती। अब महेश ने सुनीता से कहा, तुम क्यों चली जाती? तुम भी हमारे साथ देखती। अब सुनीता भड़क गई, हाँ अभी देखती मैं उसके साथ। महेश ने कहा, क्या हो जाता अगर हम तीनों देख लेते साथ साथ? आखिर वो मेरा बचपन का साथी है, वो भी तुम्हारे जलवे देख लेता। वैसे भी जब भी आता है वो तुम्हें ही देखता रहता है। स्कूल में जब हम लोग स्विमिंग पूल में नहाते थे तब कपड़े बदलते समय एक दूसरे को देखते थे। ये सुनकर सुनीता हंसने लगी। तब महेश ने पूछा, कल बुला लूं क्या राहुल को? तब सुनीता बोली, रात खत्म, बात खत्म। मुझे तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं चाहिए। पर बात यही खत्म नहीं हुई। अगले 2-5 दिन सुनीता के टालने के बावजूद भी महेश प्यार के दौरान बार बार राहुल का नाम लाने लगा। अब सुनीता भी उसे उकसाने के लिए कहने लगी, हाँ बुला लो, मैं भी एक बार उसको देखना चाहती हूँ। देखूं तो सही कितना दम है तुम्हारे दोस्त में। पर काम पूरी होने पर सुनीता अपनी बात से मुकर जाती कि ये तो केवल बैड की बात थी। महेश को नए नए तजुर्बे करने का शौक था। आखिर उसने सुनीता को पटा ही लिया कि एक दिन राहुल को पीने के लिए बुलाता हूँ और फिर साथ साथ मूवी देखेंगे। सुनीता ड्रामा करेगी, साथ ना बैठने का, पर महेश उसे जबरदस्ती बिठा ही लेगा। सुनीता बोली, मुझे शर्म आएगी साथ बैठने में। तब महेश बोला, राहुल बेड पर आगे टीवी की ओर मुंह करके अंध लेटा होगा, फिर मैं लेट जाऊंगा तो मेरे पीछे लेट जाना। बात तय हो गई। महेश ने राहुल से कहा, आज रात घर आना, कुछ हिसाब ही मिलाना है और एक पैक भी मार लेंगे और तुम डिनर भी हमारे साथ ही करना। राहुल बोला, यार डिनर तो नहीं लूंगा, साधना नहीं मानेगी मुझे तुम्हारे घर आने के लिए और देर तक रुकने के लिए। उसने कुछ झूठ बोलना होगा। मैं डिनर लेकर 8 बजे तक आ जाऊंगा। महेश ने राहुल को सब कुछ बता दिया कि अच्छे से तैयार हो जाना। सुनीता फालतू के भाव दिखाते हुए बोली, क्यों अच्छे से तैयार हो जाऊं? ऐसा क्या होने वाला है? कुछ बदमाशी मत सोचना, बस बैग लगाना और उसे भेज देना। और हाँ, मैं नहीं बैठने वाली तुम दोनों के साथ। तुम्हारे मूड का क्या पता? इस पर महेश हंसने लगा। आज उसने एक बार और वैक्सीन कर ली, पता नहीं क्या मूड माहौल बन जाए। बेडशीट भी उसने नई बिछा दी थी और बेड के सिरहाने की दराज में 3 छोटे तौलिए भी रख दिए थे। महेश शाम को 6:30 बजे तक आ गया। उसने आते ही कमरे का मुआयना किया और सुनीता से बोला, यार मूड अच्छा रखना। सुनीता मानसिक रूप से पूरी तैयार नहीं थी।
किसी बदमाशी के लिए तो उसका मूड थोड़ा उखड़ा हुआ था। अब महेश ने अपना दिमाग चलाया, क्या तुम अपने पति की खुशी के लिए उसका साथ नहीं दे सकती? कुछ नहीं होगा, बस साथ रहना। तब सुनीता ने भी सोचा कि देखा जाएगा। वो महेश को नाराज नहीं करना चाहती थी, और फिर दिल के एक कोने में उसे भी उत्सुकता थी कुछ नया करने की। दोनों साथ साथ नहाए। महेश ने तो साटन का लुंगी और कुर्ता पहना, सुनीता नाइटी गाउन पहनने लगी। तब महेश ने मुंह फुला लिया, बोला, कुछ अच्छा पहनो। अब सुनीता बात नहीं बिगाड़ना चाहती थी। बोली, उसे जाने दो, फिर कुछ नहीं पहनूंगी रोज की तरह, पर उसके सामने शॉर्ट ड्रेस कैसे पहनूं? महेश बोला, जालीदार कपड़े पहन लो, उसके ऊपर गाउन पहन लेना। अब सुनीता क्या जिद करती? उसने ऐसे ही पहन लिया। उसने अपने शरीर को डियो से महका लिया और होठों पर गहरी लिपस्टिक लगाई। फिर न जाने कैसे उसका मूड बन गया तो उसने नेल पैंट भी चेंज कर लिया। कुल मिलाकर वो अब महेश के हिसाब से तैयारी में आ गई थी। तभी मेड ने रूम नॉक किया। वो डोनर ले आई थी। 8 बजे तक महेश और सुनीता सब कामों से फारिग हो गए थे। राहुल का भी फोन आया था। वो आने ही वाला था। सुनीता ने टेबल सजा दी। ड्रिंक्स की राहुल आया तो उसने सुनीता को भाभी नमस्ते कहकर विश किया। महेश बोला, तो सुनीता को भाभी क्यों कहता है? तू तो उसके बराबर का ही है। सुनीता ही बोला करना, जैसे मैं साधना को साधना कहता हूँ। राहुल मुस्कुराकर बोला, नहीं ऐसे ठीक नहीं है। सुनीता को आज राहुल कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहा था। राहुल सिल्क का कुर्ता पजामा पहने हुए था। महेश ने सुनीता से कहा, पैक बना दो। सुनीता कुछ सकुचाई राहुल के सामने। राहुल बोला, लाइए मैं बनाता हूँ। महेश बोला, सुनीता बनाएगी तो नशा ज्यादा होगा। अब सुनीता हंस पड़ी और 2 पैक बनाने लगी। महेश बोला, अपने लिए भी बना लो। राहुल यार है मेरा, इससे भला क्या पर्दा? सुनीता ने काफी मना किया कि उसका मन नहीं है, पर महेश नहीं माना। तब सुनीता बोली, मैं तुम्हारे साथ ही 1-2 सिप ले लूंगी। अब गप्पों और हंसी मजाक का दौर चलने लगा। महेश धीरे धीरे हंसी मजाक को मूवी पर ले आया। 2-2 पैग लग चुके थे दोनों के। राहुल सुनीता के लिहाज से कर रहा था। महेश बोला, यार वैसे तो तू रोज सीडी मांगता है, अब शरीफ बन रहा है यार। हम भी तो रोज देखते हैं, और तुझे देने के लिए सीडी भी तो मैं सुनीता से ही मांगता हूँ। इस बात पर तीनों हंस पड़े। महेश से बोला, यार चलो बेड पर बैठते हैं, कुछ एंजॉय करते हैं। जैसे ही महेश सीडी लगाने चला, ये देखकर राहुल शर्माया। तब महेश बोला, यार नौटंकी मत कर। अब सुनीता भी उठकर जाने लगी और बोली, मैं किचन में होकर आती हूँ। तब महेश ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, यार तुम दोनों मूड खराब मत करो। अब जैसा तय था, तीनों अधलेटे से होकर मूवी देखने लगे। दोनों मर्दों के हाथ में तीसरा पैक था। सुनीता महेश के पीछे बैठी हुई थी। रूम की लाइट उसने बंद कर दी थी, बस टीवी की ही रोशनी आ रही थी। सुनीता ने महेश के कान पर हल्के से काट लिया। महेश एकदम चिपक गया। राहुल पलटकर मुस्कराया। वो समझ गया कि इनकी छेड़खानी शुरू हो गई है और महेश से बोला, यार अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों भी एंजॉय करो। महेश बोला, चले जाना थोड़ी देर में, बस पैक खत्म कर लूं। अब सुनीता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने महेश को पीछे से धक्का दिया और आग से इशारा किया कि वो राहुल को वापस भेजे। राहुल पर भी अब शराब और शबाब का सुरूल हो चला था। उसने बिना पीछे मुड़े महेश से पूछ ही लिया, भाभी का हाथ यहाँ क्या कर रहा है? ये सुनते ही सुनीता ने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। महेश बोला, इसे आदत है, और ये इतनी देर से यही कह रही है कि मुझे तुम्हारे दोस्त राहुल के साथ करना है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि महेश इतनी गहराई वाली बात को इतने आराम से कह देगा। सुनीता ने उसे पीछे से एक मुक्का लगाया।
कुछ भी बोल देते हो। राहुल तो बस खींची करके हंस दिया। महेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुनीता एक बार मिलकर तो देख, हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा सीखा था। सुनीता उठी और बोली, तुम दोनों मिलो आपस में, मैं बाहर जा रही हूँ। राहुल संकोच में उठने को हुआ तो महेश ने उसे दबाकर लेटने को कहा और फिर सुनीता ने कहा, एक बार मिलकर देख लो, फिर और कुछ नहीं कहूंगा। सुनीता इस पर चुप रही। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। चाह तो हो भी रही थी और ये सब सपनों और मस्ती की बातें थी। सच में ऐसा हो जाएगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब महेश ने राहुल से कहा, यार तू ही बता, तुझे तो कोई ऐतराज नहीं है ना? राहुल भी रपट गया। वो मियाते हुए बोला, अगर भाभी चाहेंगी तो भला मैं क्यों मना करूंगा? सुनीता ने राहुल से कहा, राहुल अब तुम जाओ प्लीज। राहुल बेमन से खड़ा हो गया और चुपचाप रूम से बाहर चला गया। महेश भी उसे गेट पर छोड़ने गया। महेश हिम्मत करके बोला, यार क्यों भेज दिया? राहुल को वापस सुनीता भी बहक गई और बोली, हाँ अच्छा लगा उससे मिलकर, अब बुला लो उसे। महेश बोला, अब इस समय वो नहीं आएगा। उस रात सुनीता ठीक से सो नहीं पाई थी। अगली सुबह महेश ने ऑफिस जाते समय सुनीता से कहा, आज रात को राहुल को बुला रहा हूँ अधूरा काम पूरा करने के लिए, पर सुनीता ने साफ मना कर दिया और बोली, इस बारे में अब कभी बात नहीं करेंगे। महेश ने कुछ कहना भी चाहा तो सुनीता ने इस बारे में बात करने से साफ मना कर दिया। ये केवल एक रात की बात थी, अब इस बारे में कोई बात नहीं, और ये बात राहुल को भी कह देना। महेश बिना कुछ कहे फिर ऑफिस चला गया। शाम को सुनीता बिल्कुल नॉर्मल थी। उसने इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके पास दिन में राहुल का फोन आया था। वो सॉरी बोल रहा था, पर सुनीता ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, राहुल इसमें सबकी गलती थी, पर अगर मुझसे बोल चाल रखनी है तो इस रात को भूलना होगा और इस बारे में कभी सोचना भी नहीं। अब महेश और सुनीता की लाइफ नॉर्मल होने में 3-5 दिन तो जरूर लगे और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ये फर्क जरूर था कि अब सुनीता मूवीज और कहानियों से थोड़ा बचती थी। सुनीता को उस रात का मलाल तो जरूर रहा, पर बाद में वो मलाल इस बात में बदल गया, या तो कुछ होता ही नहीं या फिर सब कुछ हो जाता। राहुल अब पहले के मुकाबले कम ही घर आता था, पर वो व्हाट्सएप या फोन के जरिए सुनीता के टच में ज्यादा आ गया था। सुनीता ने उसे कसम दे दी थी कि वो उसकी और अपनी बात ना तो कभी महेश से कहेगा, ना कभी साधना से। साधना और सुनीता के संबंधों में तनाव था, क्योंकि एक बार साधना ने इस बात पर सुनीता से आपत्ति जताई थी कि राहुल उनके घर क्यों आता है। सुनीता ने टकासा जवाब दे दिया था, मैं तो बुलाती नहीं हूँ उसे, और वो आता है अपने व्यापार के काम से महेश के पास। तुम कहो तो मैं महेश को मना कर दूं। राहुल से व्यापार करने के लिए साधना चुप हो गई, क्योंकि महेश का बहुत सहयोग था। राहुल तो इधर सुनीता और राहुल का लगाव बढ़ता जा रहा था, बातें भी होने लगी थी, और उधर महेश सुनीता का रुझान राहुल की तरफ करना चाहता था, जिसे सुनीता नहीं मान रही थी। महेश चोरी छिपे सुनीता की फोन डिटेल्स चेक करता तो उसे ये मालूम पड़ गया कि दोनों की बातें होती रहती है। अब महेश ये समझ गया कि सुनीता और राहुल के बीच कुछ पक रहा है, पर वो उसे उससे छिपा रहे हैं। महेश तो यही चाहता था कि राहुल बस सुनीता को प्यार करता रहे, ताकि सुनीता महेश को और अधिक प्यार दे सके। पर महेश ये स्वीकार करने में डरता था कि राहुल और सुनीता प्यार करें। अब जब भी राहुल घर आता तो महेश सुनीता को उकसाता कि वो कुछ अच्छा पहने। सुनीता भी कुछ ऐसा पहनने लगी थी जिससे राहुल का मन खुश हो जाए। महेश महसूस करता था कि दोनों की आंखें ही आंखों में इशारेबाजी चलती है। 1-2 बार राहुल ने महेश से नजर बचाकर सुनीता को कुछ दिया, क्या दिया ये महेश कभी नहीं जान पाया।
राहुल तो अक्सर सुनीता को फोन पर उकसाता कि उसका मन उसे प्यार करने का करता है, तब सुनीता उसे मना कर देती। जबकि राहुल कहता महेश तो यही चाहता है, तभी तो मुझे वो घर बुलाता है, पर सुनीता अभी तैयार नहीं थी। एक रात जब राहुल महेश के घर आया, तब सुनीता को तो महेश ने पहले ही बता दिया था कि राहुल आएगा। महेश राहुल और सुनीता को रूम में छोड़कर फोन पर बातें करता हुआ बाहर आ गया और खिड़की के पर्दे के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और अंदर देखने लगा। अंदर राहुल और सुनीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। राहुल बार बार सुनीता को इशारा कर रहा था, पर सुनीता बाहर दरवाजे की ओर इशारा कर देती, मानो कह रही हो कि महेश आ जाएगा। राहुल ने सुनीता को पास बैठने को कहा तो सुनीता उठकर उसके पास बैठ गई। महेश का ये सब देखकर मन बेताब हो गया, पर उसे लगा कि इन्हें रोकना जरूरी है, तो उसने फोन पर ऊंची आवाज में कहा, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। ये राहुल और सुनीता के लिए इशारा था ताकि वो संभल कर अलग हो जाए। सुनीता रसोई की तरफ चली गई। महेश अंदर आया और राहुल को सॉरी बोलते हुए बैठ गया। अब महेश ने देख लिया कि राहुल के गाल पर सुनीता के लिपस्टिक का निशान है, पर वो कहे तो क्या कहे, और कैसे वो निशान अब तक सुनीता ने देख लिया था, और उसने इशारे में राहुल को बता दिया। राहुल वॉशरूम में जाकर निशान साफ कराया। महेश आज कुछ तूफानी करने के मूड में आ गया था। उसे सुनीता से किया वादा भी भुलाना पड़ा। उसने व्हिस्की की बोतल सजा ली और पैक बना दिए। दो पैक के बाद उसने सुनीता से कहा, चलो डांस करते हैं। सुनीता को भी चढ़ गई थी, तो उसने डांस के लिए मना नहीं किया, पर महेश के मन में तो आज कुछ और था। उसने लाइट धीमी की और म्यूजिक चला दिया। महेश सुनीता के साथ डांस करने लगा। राहुल सोफे पर बैठा ड्रिंक ले रहा था। सुनीता ने महेश से कहा, अच्छा नहीं लग रहा। राहुल अकेला बैठा है, छोड़ो फिर कभी डांस करेंगे। महेश ने राहुल को इशारे से बुलाया और कहा, तुम सुनीता के पार्टनर बनो, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। सुनीता कुछ असहज हुई, तब महेश ने मुस्कुराकर वॉशरूम की ओर रुख कर लिया। तब सुनीता ने भी सोचा कि जब महेश को ही कोई एतराज नहीं है, तो वो क्यों ना मजे ले। असल में राहुल ने पिछले 3-4 दिन से सुनीता के मन में ये बैठा दिया था कि महेश उसकी बीवी साधना पर नजर रखता है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तो अब जब महेश वहां नहीं था, सुनीता और राहुल ज्यादा ही नजदीक आ गए। ये सब महेश वहीं एक और अंधेरे में खड़ा सब देख रहा था। उसने राहुल से कहा, पागल हो गई हो क्या, महेश आता ही होगा। महेश को अब सामने आना ही पड़ा। उसे देखकर सुनीता ने अपने को छुड़ाया और वॉशरूम की ओर तेज चाल से चली गई। माहौल ऐसा था कि अगर महेश एक बार भी हल्के से कहता कि चलो तीनों बेड पर चले, तो आज सब कुछ होकर ही रहता। पर महेश डर गया था। महेश सुनीता के पीछे पीछे वॉशरूम में गया। महेश ने सुनीता से पूछा, क्या तुम्हें राहुल के साथ प्यार करना है? सुनीता कुछ नहीं बोली। महेश ने दोबारा पहुंचने का रिस्क नहीं लिया, वरना सुनीता तो तैयार थी। महेश अब बाहर आ गया। राहुल भी अब समझ गया कि जो होना था वो हो चुका, तो वो भी चलता हूँ कहकर चला गया। अब अगले 3-4 दिन ना तो सुनीता ने कोई फोन राहुल को किया, ना राहुल ने सुनीता को, बल्कि जब भी महेश ने उसे फोन किया तो राहुल ने जरूरी बात करके फोन काट दिया। एक दिन महेश के पिताजी ने उससे कहा कि एक टेंडर है, तो उसे आज शाम की फ्लाइट से कोलकाता जाना है। टेंडर अगले दिन सुबह था, तो दोपहर बाद वो वापस आ सकता था। महेश जाना तो नहीं चाहता था, सुनीता को छोड़कर, पर मजबूरी थी। वो दोपहर को घर आया और बैग लिया और फिर वहीं से सीधा एयरपोर्ट चला गया। वक्त की बात, उसके ऑफिस से निकलते ही राहुल किसी काम से उसके ऑफिस आया, तो वहां उसे मालूम पड़ा कि महेश तो कल तक के लिए बाहर गया है। राहुल ने शाम को सुनीता को फोन किया। सुनीता ने उससे पूछा, क्या बात है?
1 हफ्ते से कोई फोन नहीं। राहुल ने पहले तो उससे पूछा, उस रात महेश ने कुछ कहा तो नहीं? सुनीता बोली, नहीं, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। अब राहुल बोला, मैं रात को घर आऊंगा। सुनीता ने साफ मना कर दिया कि महेश के पीछे बिल्कुल नहीं, पर राहुल पीछे पड़ा रहा कि मैं तो आऊंगा, मेरा हक है। महेश भी खुली छूट देता है, फिर भी तुम मुझे भगा देती हो। सुनीता बोली, तो फिर अब आया मत करो, पर राहुल बाड़ा रहा। मैं रात को 8:00 बजे आऊंगा। सुनीता बोली, रात को मम्मी यहाँ सोएंगी, पर राहुल बोला, ठीक है, मैं फिर 9:00 बजे आ जाऊंगा। वो तो 8:00 बजे सो जाती हैं। सुनीता बोली, मैं गेट नहीं खोलूंगी। राहुल बोला, तुम्हारी मर्जी, पर मैं 9:00 बजे तुम्हारे फ्लैट के गेट पर खड़ा हो जाऊंगा। सुनीता जानती थी कि राहुल जिद्दी है, पर वो खुद महेश की हरकतों से नाराज थी। महेश तैयार तो कर देता था, फिर पीछे हट जाता था। सुनीता को कुलबलाहट थी कि रात को राहुल आ गया तो घर पर तो महेश की मम्मी होंगी। हालांकि राहुल की बात सही थी कि वे रात को 8:00 बजे सो जाती थी, पर फिर भी खैर, सुनीता ने रात की रात को देखेंगे, ये सोचकर दिमाग नहीं लगाया। उसने सोचा कि राहुला भी गया तो उसे 1-2 मिनट में भगा दूंगी। ज्यादा से ज्यादा हुआ तो वो मिलेगा और हेलो है कहेगा, इससे ज्यादा कुछ हो भी नहीं सकता। और इतने में तो सुनीता को भी कोई ऐतराज नहीं था। दोस्तों, कहानी जारी रहेंगी। इसका अगला भाग कल आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, एक नौजवान दरोगा की शादी होती है। शादी होने के बाद जब वह दरोगा पहली बार अपने ससुराल जाता है तो उसके ससुराल में उसकी इकलौती साली थी, जो देखने में बेहद खूबसूरत और हसीन थी। जब वह दरोगा पहली बार अपनी साली को देखता है तो अपनी साली का ही वह दीवाना हो जाता है। अब वह दरोगा अपनी साली को ही चाहने लगता है और अपनी साली के इर्द गिर्द घूमने लगता है। अब वह दरोगा था, कुछ दिन अपने ससुराल में रुकता है, उसके बाद अपने घर चला आता है। घर आने के बाद वह आए दिन अपनी साली से बातचीत करने लगता है फोन के जरिए। अब उसकी साली भी अपने जीजा से बात करने लगती है। दोस्तों, धीरे धीरे करके वह दरोगा की नजदीकी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है साली से और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि जो दरोगा था अपनी साली को अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद वह अपनी साली के साथ खूब मौज मस्ती करता है, हंसी मजाक करता है। अब जैसे सही रात का वक्त होता है, साली अलग कमरे में सोई हुई थी। आधी रात को वह दरोगा दबे पाव जाता है अपनी साली के कमरे में और साली के साथ वो संबंध बनाता है। दोस्तों, इसी तरह से ये खेल चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है कि जो दरोगा था वह अपने कमरे से निकलता है आधी रात को और चला जाता है अपनी साली के कमरे में। अब उसके कुछ देर के बाद उसकी बीवी की आंखें खुलती है। उसकी बीवी जब देखती है कि उसका पति कमरे में नहीं है, वो एकदम से घबरा जाती है। कुछ देर अपने पति का वेट करती है, लेकिन उसका पति नहीं आता है। अब जो उसकी बीवी थी कमरे से बाहर निकलती है और चली जाती है, इधर उधर ढूंढने लगती है। लेकिन जब अपनी बहन के कमरे की ओर बढ़ती है तो उसके कमरे से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। अब जो दरोगा की बीवी थी सीधे दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है। अंदर का नजारा देखने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसकी अपनी बहन और उसका पति एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। दोस्तों, एक गांव में बलजीत नाम के व्यक्ति रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी बीवी के अलावा उनका इकलौता बेटा था, जिसका नाम था गौरव। बलजीत जो थे अपने बेटे की परवरिश बहुत ही अच्छे से करते हैं। बेटे को बड़े ही लाड़ प्यार से रखते हैं
और उसकी परवरिश में किसी चीज की कोई कमी नहीं करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है। उनका जो बेटा था गौरव धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। दोस्तों, जैसे वो लड़का बड़ा होता है, उसकी 12वीं की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद वो लड़का अपने पापा के पास जाता है और अपने पापा से कहता है कि पापा, मैं चाहता हूँ दरोगा बनना। उसके लिए मुझे कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे नहीं पता है। दोस्तों, अब जो गौरव के पापा थे वह भी पढ़े लिखे ही थे। वह बोलते हैं कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें दरोगा बनना है तो चलो, मैं तुम्हारा एक कोचिंग में एडमिशन करवा देता हूँ। तुम वहीं पर पढ़ो। वहाँ पर पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद तुम्हें कुछ एग्जाम्स वगैरह देने होंगे। उसके बाद हो सके तुम्हारे किस्मत में होगा तो तुम दरोगा जरूर बन जाओगे। दोस्तों, उसके बाद बलजीत अपने बेटे गौरव का एडमिशन एक कोचिंग में करवा देते हैं। उसके बाद जो गौरव था बड़े ही मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि उसका सपना था कि वह एक दरोगा बनेगा। दोस्तों, गौरव का मेहनत और लगन देखकर उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि गौरव बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत कर रहा था और अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। दोस्तों, इसी तरह से वक्त गुजरता है। अब एक दिन की बात है कि गौरव का जो मामा था वो गौरव के घर में आता है और गौरव के माँ बाप से कहता है कि आपका बेटा तो बड़ा हो गया है, मुझे पता है कि वह दरोगा के लिए पढ़ाई कर रहा है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा रिश्ता आया है। लड़की के पिता को मैं साथ लेकर आया हूँ। आप लड़की का फोटो देख लीजिए। लड़की बहुत अच्छी है और लड़की भी पढ़ी लिखी है, देखने में बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, अब जो गौरव की माँ थी वो लड़की का फोटो देखती है, उनको लड़की पसंद आ जाता है। अब जो गौरव की माँ थी वह उसके पापा से कहती है, उसके पापा को भी लड़की पसंद आ जाता है। अब वो लोग कहते हैं कि ठीक है, मुझे लड़की पसंद है, कुछ दिन का वक्त दीजिए, गौरव से बात करता हूँ, उसके बाद ही आगे कुछ बात होगी, क्योंकि शादी तो लड़का को ही करना है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे 15 से 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। अब एक दिन गौरव अपने घर आता है। जब वो घर आता है तो गौरव की माँ गौरव से बात करती है और लड़की का फोटो दिखाती है। दोस्तों, लड़की का फोटो देखते ही गौरव को पसंद आ जाता है और गौरव कहता है कि माँ, मुझे लड़की पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरी नौकरी लग जाएगी उसके बाद ही मैं इस लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि अभी मेरी करियर भी ठीक नहीं है। दोस्तों, अब जो गौरव की माँ थी वो कहती है कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी ऐसी मर्जी है तो ऐसा ही होगा, तुम दोनों की सगाई हो जाएगी। उसके बाद जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी उसके बाद शादी होगी। गौरव इस बात के लिए राजी हो जाता है। दोस्तों, अब अगले ही दिन लड़की वालों को फोन किया जाता है और सारी बातें बताई जाती है। लड़की वाले भी राजी हो जाते हैं। अब एक दिन लड़की के पिता आते हैं पंडित जी को लेकर और सगाई की तारीख फिक्स की जाती है। दोस्तों, अब धीरे धीरे करके सगाई का जो दिन था वह भी नजदीक आ जाता है और बड़े ही धूमधाम से गौरव की सगाई हो जाती है। दोस्तों, जिस लड़की से गौरव की सगाई होती है उस लड़की का नाम होता है आरती। आरती भी गौरव को पसंद करने लगती है, क्योंकि गौरव भी देखने में बहुत ही अच्छा था और हैंडसम लड़का था। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। उधर जो गौरव की पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो जाती है। पढ़ाई कंप्लीट करने के कुछ ही महीनों बाद अब एक वैकेंसी निकलती है। उस वैकेंसी के लिए जो गौरव था फॉर्म फिल करता है और एग्जाम का इंतजार करने लगता है। उससे पहले वह दिन रात मेहनत करता है। अब धीरे धीरे करके एग्जाम का जो डेट था वो नजदीक आ जाता है। गौरव एग्जाम देता है। दोस्तों, उसके कुछ महीने के बाद गौरव जो एग्जाम दिया हुआ था उसका रिजल्ट निकलता है और वह रिजल्ट में पास हो जाता है। दोस्तों, जब ये खबर गौरव के माँ बाप सुनते हैं
तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, खुशी से झूम उठते हैं। दोस्तों, अब उसके कुछ दिनों के बाद गौरव का फिजिकल टेस्ट होता है, लेकिन वह लड़का फिजिकल टेस्ट में भी पास हो जाता है। जब वह ये बात उसके घर वालों को सुनाता है, क्योंकि अब वो फाइनल हो चुका था कि वह दरोगा बन जाएगा, यानी कि बन ही गया था। अब तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं और पूरे गांव में ढंढोरा पिटवा देते हैं कि जो उसका बेटा गौरव है वो दरोगा बन गया है। दोस्तों, उसके कुछ महीने के बाद गौरव को वर्दी वगैरह दे दी जाती है और वह लड़का वर्दी पहनकर अपने घर पहुंचता है तो पूरे गांव के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। पूरे गांव के लोग भीड़ लग जाते हैं, मीडिया आ जाती है, उससे इंटरव्यू वगैरह लेने लगती है और ये खबर उसके पूरे शहर में फैल जाती है कि फलाने का लड़का दरोगा बन गया है। और दोस्त, तो जब ये खबर गौरव की मंगेतर आरती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है। आरती की जितनी भी सहेलियां थी वो आरती के पास आती है और उसे मुबारकबाद देती है और कहती है कि मुबारक हो, तुम अब एक दरोगा की बीवी बनने वाली हो। दोस्तों, अब आरती के माँ बाप जब ये खबर सुनते हैं तो वो लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब एक दरोगा उनका दामाद बनने वाला था। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। इधर जो गौरव था वह भी दरोगा बन गया था। अब उसके एक महीने के बाद ही गौरव अपने मम्मी पापा से कहता है कि आप लड़की वालों को बुलाइए और शादी की तारीख रखवा दो। दोस्तों, अब जो गौरव के पापा थे लड़की वालों को अपने घर बुलाते हैं, साथ में पंडित जी को भी बुलाते हैं और शुभ मुहूर्त देखकर शादी की तारीख रखी जाती है 3 महीने बाद की। अब उसके बाद से दोनों परिवार वाले बिजी हो जाते हैं शादियों की तैयारियां में। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है और शादी वाला दिन आ जाता है। अब शादी वाले दिन गौरव बड़े ही धूमधाम से बाराती निकालता है और चला जाता है आरती के घर बारात लेकर। दोस्तों, अब आरती के घर में भी उसके परिवार वाले बारातियों का अच्छे से स्वागत करते हैं। अब रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन सुबह आरती को विदा कर दिया जाता है। अब जो आरती थी विदा होकर अपने ससुराल चली आती है। ससुराल आने के बाद वहां पर आरती को बड़ा ही मान मिलता है अपनी सास से, क्योंकि आरती की सास बहुत खुश थी। आरती देखने में बेहद खूबसूरत थी, सुशील और संस्कारी लड़की थी। इस वजह से आरती की सास आरती को पाकर बहुत खुश थी। जितने भी आस पड़ोस की औरतें थी जब आरती को देखने आती है तो सभी लोग बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वाकई में आपकी बहू बेहद खूबसूरत है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे वक्त गुजरता है। आरती अपने ससुराल में बिजी हो जाती है। अब एक दिन की बात है कि जो गौरव था अपनी बीवी आरती को लेकर अपने ससुराल जाता है। जब आरती पहली बार अपने मायके जाती है तो उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। अब जो आरती की छोटी बहन थी अवनी, वह अपने कमरे से भागते हुए नीचे आती है और कहती है कि दीदी, शादी के बाद तो आप बेहद खूबसूरत लग रही है। दोस्तों, उसी वक्त जो गौरव था पहली बार अपनी साली को देखता है। जब वह अपनी साली को देखता है तो देखता ही रह जाता है। उसी वक्त वो अपनी साली का दीवाना हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, जो आरती की बहन थी अवनी, वह आरती से भी ज्यादा खूबसूरत थी और हसीन थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी। दोस्तों, अब उसी दिन से गौरव के मन में अपनी साली के प्रति गलत भावनाएं जाग जाती है। दोस्तों, उस दिन रात भर गौरव यही सोचता रहता है कि वाकई में अवनी बेहद खूबसूरत थी। रात भर उसे नींद नहीं आती है, बस इधर से उधर वह करवटें बदलता रह जाता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त होता है। अब अगले ही दिन गौरव अपनी बीवी को लेकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि उसको ड्यूटी भी ज्वाइन करनी थी। उसके सास ससुर बहुत रोकते हैं कि रुक जाइए कुछ दिन,
लेकिन गौरव नहीं रुकता है क्योंकि ड्यूटी उसे ज्वाइन करना जरूरी था। दोस्तों, अब गौरव जब अपने ससुराल से घर आता है और ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है, उसी दौरान वह अपनी साली से फोन पर बातें करना भी शुरू कर देता है। घंटों घंटों अपनी साली से फोन पर बातें करता, हंसी मजाक किया करता। दोस्तों, इधर जो अवनी के मम्मी पापा थे वह भी देखते थे कि अवनी बहुत ज्यादा अपने जीजा से बात कर रही है, लेकिन अवनी के मम्मी पापा को कभी ऐसा कोई शक नहीं होता है क्योंकि जीजा है तो जाहिर सी बात है कि बात तो कर ही सकती है। इस वजह से अवनी के माँ बाप कभी उसे नहीं ही रोकते हैं, बात करने की पूरी छूट थी। दोस्तों, इस तरह से वक्त गुजरता है। धीरे धीरे करके गौरव और अवनी के बीच में नजदीकियां आ जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। गौरव के मन में जो चाल चल रहा था साली के प्रति, धीरे धीरे वो कामयाब हो रहा था। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि अवनी अपने जीजा से कहती है कि जीजा जी, मैं आपके घर आना चाहती हूँ, आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मौज मस्ती करना चाहती हूँ, आप मुझे लेने के लिए आ जाइए। दोस्तों, बात को सुनने के बाद गौरव भी बहुत खुश होता है क्योंकि गौरव यही चाहता था। दोस्तों, अब जो गौरव था अपनी बीवी आरती से कहता है कि तुम्हारी जो छोटी बहन है अवनी, वह यहाँ आना चाहती है घूमने के लिए। दोस्तों, जब ये बात आरती सुनती है तो अपने पति से कहती है, तो इसमें कहने की क्या बात है, और आप मुझसे इजाजत क्यों ले रहे हैं? वह मेरी बहन है और आपकी एकलौती साली है, जाइए और उसको ले आइए, उसका भी मन कर रहा होगा यहाँ घूमने का। दोस्तों, अब अगले ही दिन गौरव अपनी कार निकालता है और चला जाता है अपने ससुराल अपनी साली को लेने के लिए। अपनी साली को रिसीव करता है और फिर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद अब जो गौरव की साली थी वो अपनी दीदी से जाकर मिलती है और बहुत खुश होती है। पूरा घर वो घूमती है। अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शाम के वक्त गौरव जाता है मेडिकल स्टोर से वो नींद की गोली खरीदता है और घर लेकर आता है। घर लेकर आने के बाद वो सीधे छत पर चला जाता है और अपनी साली को मैसेज करता है कि छत पे आ जाओ दोस्त। तो अब जो गौरव की साली थी वह चली जाती है छत पे जाने के बाद अब उसकी साली पूछती है कि जी जीजा जी बोलिए, आपने क्यों बुलाया है यहाँ? अब जो गौरव था वह कहता है कि देखो, रात को मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हारी दीदी नहीं सो जाती उससे पहले मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं नींद की गोली लाया हूँ, इस गोली को तुम पकड़ो। जब रात को सब खाना खा लेंगे तो तुम दूध का गिलास लेकर आना तुम्हारी दीदी के कमरे में और उसी में तुम नींद की गोली मिलाकर अपनी दीदी को पिला देना। दोस्तों, जिस तरह से उसका जीजा समझाता है वह भी समझ जाती है और कहती है कि ठीक है जीजा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। दोस्तों, इसी तरह से रात का वक्त हो जाता है। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब जो अवनी की दीदी थी आरती, वह जाती है किचन में अपनी बहन से कहती है कि चलो मैं सबके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। लेकिन दोस्तों, जो अवनी थी वो कहती है कि नहीं दीदी, आप जाइए, आराम कीजिए, आप सारा दिन काम की हो, आराम कीजिए, मैं सभी के लिए दूध लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर अवनी अपनी दीदी को कमरे में भेज देती है। अब वो दूध गर्म करती है सभी के लिए, गिलास में दूध निकालती है और अपनी दीदी के गिलास में वो नींद की गोली मिला देती है और जाकर सीधे अपनी दीदी को दे देती है और कहती है कि दीदी, ये दूध का गिलास यहाँ रख दी हूँ, आप पी लीजिए। दोस्तों, अब उसी वक्त आरती पूरा दूध का गिलास खाली कर देती है और जो अवनी थी अपने जीजा को इशारा कर देती है कि काम हो गया है। दोस्तों, उसके बाद जो अवनी थी चली जाती है किचन में, थोड़ा साफ सफाई करती है और अपने कमरे में चली जाती है। दोस्तों, उधर जो आरती थी अपने पति के साथ लेटी हुई थी।
लेकिन 10 से 15 मिनट के बाद ही अब आरती का सर भारी भारी लगने लगता है। अब वह अपने पति से कहती है कि मेरा सर दबा दीजिए, थोड़ा पता नहीं क्यों सर में चक्कर आने लगा है और भारी भारी लग रहा है। दोस्तों, अब जो आरती का पति था वो समझ जाता है कि दवा असर कर रहा है। अब उसके थोड़ी ही देर के बाद आरती गहरी नींद में चली जाती है। दोस्तों, रात के करीब 2 बजे गौरव अपने कमरे से दबे पांव निकलता है और सीधे अपनी साली के कमरे में चला जाता है। साली के कमरे में जाने के बाद वह दरवाजा बंद करता है और फिर अपने साली के पास जाकर बैठ जाता है। अपनी साली के साथ वह प्यार भरी बातें करता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। लेकिन जो उसकी साली थी गौरव की, अब वो बहुत खुश रहने लगी थी, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए था वो उसे मिल चुका था। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे अगला दिन आ जाता है और रात का भी वक्त हो जाता। रात के वक्त फिर से सभी लोग खाना वगैरह साथ में खाते हैं। अब जो अवनी थी वो इसी फिराक में थी कि सभी के लिए दूध गर्म करेगी। इस वजह से अपनी दीदी को किचन से भेज देती है कमरे में। दोस्तों, उसके बाद अवनी फिर से सभी के लिए दूध निकालती है और अपनी दीदी के गिलास में फिर से नींद की गोली मिला देती है और जाकर अपनी दीदी के पास रख देती है और अपनी दीदी से कहती है कि दीदी, मैंने दूध यहाँ पर रख दी है, आप पी लीजिएगा। अब जो उसकी दीदी थी कहती है कि ठीक है अवनी, तुम जाओ, मैं पी लूंगी। लेकिन दोस्तों, जो आरती थी उसकी तबीयत उस दिन थोड़ी ठीक नहीं थी। उसके पेट में गैस बन रहा था, इस वजह से वो दूध नहीं पीती है। उस दूध का ग्लास को पलंग के नीचे रख देती है और सो जाती है। जब उसका पति बाहर से आता है तो देखता है कि उसकी बीवी सो गई है। अब उसको ऐसा लगने लगता है कि शायद दूध पीने का ही ये असर है। अब वो भी बहुत खुश होता है। कुछ देर अपनी बीवी के पास वो लेटता है। उसके बाद वो अपनी साली साहिबा को मैसेज करता है कि दरवाजा खुला रखना, मैं आ रहा हूँ। दोस्तों, ठीक उसके कुछ घंटों के बाद ही अब जो गौरव था अपने कमरे से बाहर निकलता है, दबे पांव और चला जाता है अपनी साली के कमरे में। फिर से जीजा साली एक दूसरे के साथ रंगरलियां मनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ घंटों के बाद ही अब जो उधर आरती थी उसकी आंखें खुल जाती है। उसको पानी प्यास लगती है। अब वो पानी पीती है। पानी पीने के बाद जब अपने बगल में देखती है तो उसका पति नहीं होता है। अब वो कमरे का लाइट ऑन करती है और बाथरूम वगैरह में चेक करती है, लेकिन बाथरूम में भी नहीं था उसका पति। कुछ देर वो वेट करती है कि शायद बाहर गए होंगे घूमने के लिए, लेकिन कुछ देर वेट करने के बाद भी गौरव कमरे में नहीं आता है तो परेशान हो जाती है। कमरे से बाहर निकलती है और जाकर सभी तरफ देखने लगती है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। अब उसे लगता है ऐसा कि शायद उसकी बहन के कमरे में होंगे। अब वो जाती है बहन के कमरे की तरफ तो उसकी बहन के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और वो आवाज जिस तरह की थी कि वो समझ जाती है कि कमरे में क्या हो रहा है। दोस्तों, कमरे का दरवाजा जब बंद था खिड़की भी बंद था, लेकिन अब वो क्या करती है, एक सीढ़ी लाती है। सीढ़ी पर चेहर है और भिंडी लीटर से जब अंदर की ओर झांकती है तो अंदर का नजारा देखकर वो एकदम से चौंक जाती है। वह भी सोची भी नहीं थी कि उसकी बहन उसके ससुराल में आकर इस तरह का काम करेगी। और दोस्तों, जो आरती के साथ ससुर थे वह लोग भी घर पे नहीं थे। वो लोग तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले हुए थे, तो घर पे कोई था नहीं उन तीनों के अलावा। अब उस नजारा को देखने के बाद वो उतरती है सीढ़ी से नीचे और दरवाजा खटखटाने लगती है, खूब चिल्लाती है। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद गौरव तो डरता ही है, अवनी की भी हालत खराब हो जाती है किसी तरह से। फटाफट वो दोनों अपने आप को समेट है ठीक होते हैं। उसके बाद
जो गौरव था वो दरवाजा खोलता है। दोस्तों, अब जो आरती थी वो बहुत गुस्से में थी, सीधे अंदर जाती है और अपनी बहन को खूब मारने पीटने लगती है, थप्पड़ ही थप्पड़ मारती है और अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बहन के घर में आकर तुम अपने जीजा के साथ इस तरह की हरकतें कर रही हो। दोस्तों, उसकी बात को सुनने के बाद जो उसकी बहन थी वह माफी मांगती है और कहती है कि दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसके बाद जो आरती थी अपने पति को भी खूब भला बुरा कहती है और कहती है कि आपको शर्म आनी चाहिए कि बीवी के होते हुए आप अपनी साली के साथ इस तरह का घिनौना खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, अब जो गौरव था वह भी शर्म से निगाहें नीचे झुका लेता है, अपनी बीवी की तरफ ना देखता है ना ही कोई जवाब देता है। दोस्तों, अब जो आरती थी गुस्सा होकर सीधे अपने कमरे में आ जाती है और अपने कमरे में आकर वो बहुत रोती है। रोते रोते उसकी कब आंखें लग जाती है पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, अब इसी तरह से धीरे धीरे सुबह का वक्त हो जाता है। जब सुबह का वक्त होता है तो अवनी अपनी दीदी के कमरे में जाती है दीदी से माफी मांगने के लिए, लेकिन जैसे ही अवनी अपनी दीदी के कमरे में जाती है वो देखती है कि उसकी दीदी मरी हुई है। अब अपनी दीदी को उस हालत में देखकर अवनी अपनी दीदी से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, खूब चीखती है, चिल्लाती है। अब उसी वक्त जो अवनी का जीजा था वह भी वहां पर आ जाता है और वह जब अपनी बीवी को उस हालत में देखता है तो वो भी फूट फूट कर रोने लगता है। दोस्तों, अब थोड़ी ही देर के बाद पूरे आस पड़ोस के लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। अब जो अवनी थी वह अपने मम्मी पापा को फोन करती है और फोन करके बोलती है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है। दोस्तों, जब आरती के पापा ये खबर सुनते हैं तो उनको तो यकीन ही नहीं होता है। वो उसी वक्त कहने लगते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कभी कर ही नहीं सकती, इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। दोस्तों, कुछ घंटों के बाद अब जो आरती के मम्मी पापा थे वो उसके ससुराल पहुंचते हैं। अपनी बेटी की जब वो हालत देखते हैं तो उनको शक होने लगता है और जो उनका शक था उनकी छोटी बेटी पर ही चला जाता है। लेकिन दोस्तों, वो वहां पर कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आरती के पापा उसी वक्त पुलिस को फोन करके वहां पर बुलाते हैं। दोस्तों, थोड़ी ही देर के बाद पुलिस वाले अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंचती है। आरती की हालत को देखने के बाद अब पुलिस वालों को भी शक होने लगता है। पुलिस वाले पहले उसके पति गौरव से पूछते हैं कि इस घर में कौन कौन था। अब जो गौरव था पूरी बात बताता है, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं पुलिस को शक तो होने ही लगा था। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, पूछताछ बाद में होगी, पहले मैं पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजता हूँ। उसके बाद पुलिस वाले अपना काम करते हैं, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इस लड़की को मारा गया है। दोस्तों, अब जो पुलिस वाले थे आरती के पापा को बुलाते हैं और पूरी बातें बता देते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि आपको किसी पर शक है तो बताइए। दोस्तों, जो आरती के पापा थे वह कहते हैं कि मेरा शक मेरी छोटी बेटी पर जा रहा है, क्योंकि मेरी छोटी बेटी अपने जीजा से बहुत बातें किया करती थी और घंटों घंटों बातें होती थी। उन दोनों में मेरा शक मेरी छोटी बेटी पर ही जा रहा है। दोस्तों, आरती के पापा कहने पर जो पुलिस वाले थे अवनी को थाने बुलाते हैं। थाने बुलाने के बाद अवनी से पूछताछ की जाती है, लेकिन दोस्तों, जो अवनी थी वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही थी। पुलिस वाले जब थोड़ी शक्ति बरतते हैं तो अवनी अपना जुर्म कबूल कर लेती है और कहती है कि मेरी दीदी को मेरे जीजा और मैं, हम दोनों ने मिलकर ही मारा है। अब इस बात को सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपनी दीदी को क्यों मारा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया अपनी ही दीदी के साथ।
उसके बाद अवनी कहती है कि हम दोनों को मेरी दीदी ने रंगे हाथों पकड़ लिया था और वह किसी और को ना कह दे। इस वजह से हम दोनों ने मिलकर अपनी ही दीदी को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, जब पुलिस वाले पूरी बात सुन लेते हैं, उसके बाद पुलिस वाले गौरव को भी अरेस्ट करते हैं और उन दोनों को जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। यह कहानी आप लोग को कैसी लगी, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों का जागरूक करना है। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।